आपको विशेष रूप से स्पष्ट दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो पूरा इकोसिस्टम है वो उन आवाज़ों के पीछे पड़ा हुआ है जो निष्पक्ष विचार दे रही हैं और जो ये दिखा रही हैं कि इस इलेक्शन में मोदी जीत रहा है। इसलिए हमारी भी जो रीच है वो डाउन की जा रही है। इसलिए आपकी सहायता की विशेष आवश्यकता है। हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है इस महीने का, वो है 5 लाख और हमारा QR स्कैन करके आप कृपया हमें इस लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता करें, जिससे कि हमारी आवाज़ बुलंद बनी रहे और आप तक सच पहुंचाती रहे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ये राजदीप देसाई को क्या हो गया भाई? ज़रा देखिए तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सुनिए। कि जब चुनाव शुरू हुआ तो लोगों को लगा ये देखिए ये तो बीजेपी को जो चुनाव जीतना ही है, एक डन डील है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, चुनाव तो बीजेपी जीत ही गई है। जो ओवरऑल चित्र मैं देख रहा हूं मिलिंद, उसमें अभी भी बीजेपी कंफर्टेबली पार्टी नंबर 1 मेजॉरिटी के आगे मुझे नजर आती है। मैं नंबर नहीं दूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पिक्चर देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी का भले ही वोट शेयर कम हो जाए कई राज्यों में, लेकिन क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बढ़त थी पिछले बार और क्योंकि विपक्ष कुछ ही इलाकों में वाकई टक्कर दे पा रहा है, तो ओवरऑल पिक्चर, नेशनल पिक्चर जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि बीजेपी पार्टी नंबर 1 मेजॉरिटी के साथ आएगी। मोदी जी हैट्रिक करेंगे। जी हाँ, इसको सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि बिक गया राजदीप, पूरी तरह से बिक गया दिखता है। लेकिन एक बात और भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजदीप के पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आपके पास नहीं है। मेरे पास तो हो सकती है कि मेरी अपनी टीम है, छोटी सी है लेकिन है बड़ी इफ़ेक्टिव, लेकिन राजदीप के पास तो बहुत बड़ी टीम है। राजदीप के पास माई एक्सिस इंडिया है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, राजदीप जो है ये गेम लगातार खेलते रहे भाई साहब। ये क्या करते हैं श्रीमान जी कि ये पहले जो है वो प्रमोट करना शुरू करते हैं। हर इलेक्शन के पहले देखेंगे आप इनको, हर इलेक्शन के पहले, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो और चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, दोनों नेशनल इलेक्शन में इस भाई को पता था रिजल्ट क्या आ रहा है और इसने पहले से बोलना शुरू कर दिया था। ये क्या करता है कि भाई पहले फेज़ से लेके, जैसे 7 फेज़ में कोई इलेक्शन है तो पहले फेज़ से लेके और 5वें फेज़ तक तो वो कांग्रेस इकोसिस्टम को प्रमोट करता रहेगा और फिर 5वें फेज़ के बाद एकदम से पलटना शुरू कर देगा और कह देगा कि भाई मेजॉरिटी तो बीजेपी की आ रही। फिर यही बोल दिया कि भाई मेजॉरिटी तो बीजेपी की आ रही, क्योंकि प्रदीप गुप्ता जी के साथ जो भी डेटा जनरेट होता है वो आता तो भाई के पास ही है। अब आप ये देखिए कैसा गेम खेलता भैया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। ये फ़ायदा कैसे उठा रहा है? फ़ायदा इसने उठाया कैसे? प्रियंका गांधी का इंटरव्यू लेके। अब प्रियंका गांधी का इंटरव्यू जो इसको मिला वो कैसे मिला ये भी बता देता हूँ आपको। कि प्रियंका गांधी को इसने मैसेज भेजा कि भाई प्रियंका जी, मैं आपको स्थिति बता सकता हूँ, आप उसके हिसाब से आगे अपनी स्ट्रैटेजी कैसे आपको कांग्रेस पार्टी में अपना कब्जा करना है वो आप बना सकती हैं। तो भाई वहाँ से जिज्ञासा हुई और जिज्ञासा होने के बाद में देखिए एक बात तो पूरी पक्की है जो आपको बता देता हूँ आज मैं। मेरे सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो हमारा पप्पू है ये हो सकता है रायबरेली जीत जाए। रायबरेली जीतने के बाद ये रायबरेली खाली करेगा और उसके बाद भी ये प्रियंका गांधी को रायबरेली नहीं लड़ने देगा। इस बात पर दोनों भाई बहन जो हैं उनमें सिर्फ टव्वल होगी और यदि लड़ने भी देगा तो प्रियंका गांधी लड़ने के बाद उसके बाद फिर दोबारा अगर वो जीत जाती है तो, हालांकि इसकी सीट है भैया रायबरेली, राहुल गांधी जीत के और खाली कर दें उसके बाद बहन जी आ जाएँ तो उनको वैसे का वैसा रिवॉर्ड कर दिया जाए और दिनेश प्रताप सिंह उनके सामने रिपीट हो जाए हारने के बाद भी, ऐसा संभव नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो कैंडिडेट लाया जाएगा कोई स्मृति ईरानी जैसा। मैंने सजेस्ट किया था कि नूपुर शर्मा को लड़ा दो। नूपुर शर्मा को लड़ा देते तो आप सोचिए कि राहुल गांधी कहीं आसपास नहीं आने पाते। अब दिनेश प्रताप सिंह की लोकल लड़ाइयाँ हैं और लोकल कैंडिडेट होने का ये नुकसान है। कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कई बार नुकसान उससे भी अधिक हो जाते हैं। तो खैर ये तो बात हो गई।
इनके भाई बहनों के जो आपस में जो सिर फुटबॉल होने वाली है उसकी। लेकिन उस सिर फुटबॉल के लिए यदि प्रियंका गांधी को पहले से ये पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो प्रियंका गांधी अपनी पोजीशन ले सकती है अपने हिसाब से। तो ये ऑफ़र राजदीप ने दिया प्रियंका गांधी को कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है, शर्त यह है कि आप मुझको इंटरव्यू देंगी। अब उसी के साथ प्रियंका गांधी का इंटरव्यू लॉन्च हो गया। हालांकि प्रियंका गांधी के इंटरव्यू में बहुत अक्लमंदी की बातें तो नहीं थी, लेकिन ना तो उसमें राहुल गांधी जैसी बेवकूफ़ियाँ थीं। ठीक है, वो ज़्यादातर अपने परिवार पर फोकस्ड बहुत ज़्यादा थी, डायनास्ट हैं तो डायनेस्टी से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो बात ठीक है। लेकिन एक तो आप देखिए कि प्रियंका गांधी के एक चेहरे पर एक हंसी आती है, कुछ विनोद का भाव भी आता है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है। पप्पू को देख के तो ये लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया बंदा, ये एरोगेंस दिखाता है, ये बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, ऐसा लगता है कि बस या क्या बॉक्सिंग करने जा रहा है, मार पिटाई करने जा रहा है, कंबल कुटाई करने जा रहा है, पता नहीं क्या करने जा रहा है, ऐसा लगता रहता है हर वक्त उसके हाव भाव से। और उसके बाद फिर ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करेगा। जी अभी बता दिया गया। आप बताइए कि चुनाव के बीच में, चलते चुनाव के बीच में भाई मेरा ये कह रहा है दो बातें कि कांशीराम जी की दलित आइडेंटिटी के अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जी हाँ, चलते चुनाव में। जबकि चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे यहाँ पर स्टेट्स बाकी हैं, इन्हीं से ये तय होने वाला है कि एनडीए 400 पार करेगी या नहीं, और भाजपा जो है वो 315 पे रुकेगी या 345 पे जाएगी। जिनसे ये तय होना है उसके पहले इस तरह का स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट पप्पू का सुन लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट पप्पू ने दे दिया कि भाई हमने जो आज़ादी की लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं लड़ी थी, हमने आज़ादी की लड़ाई जो है ये ठाकुरों और क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ी थी, ठाकुरों और क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ी थी। अब हमारे जो ठाकुर भाई जो थे, जो इतना उछल कूद कर रहे थे पहले राउंड के पहले, वो अब क्या बोलेंगे मैं देखना चाहूँगा, और उससे यह तय होगा कि ये जो राजपूत आक्रोश था वो जेन्युइन था या कि मैन्युफैक्चर्ड था। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी जो है एक प्लेजेंट पर्सनालिटी की तरह सामने आती हैं। ठीक है, उनको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अनुभवी हैं या बहुत ज्ञानी हैं या कुछ हैं, लेकिन कम से कम उनको देख के वो वितृष्णा का एक, जिसको बोलते हैं ना, बहुत लोगों में तो एक बिल्कुल घृणा जैसा भाव आ जाता है कि यार ये क्या आदमी है। हाँ, माथा पकड़ देता है आदमी कि ये बंदा क्या बोल रहा है ये राहुल गांधी। तो प्रियंका गांधी को इस समय इंटरव्यू दिलवा के राजदीप ने राहुल गांधी के लिए कांटे बो दिए और यह कह के कि भाई बीजेपी मेजॉरिटी से जीतने जा रही है, फुल मेजॉरिटी से जीतने जा रही है, ये कह के उसने प्रियंका गांधी का रास्ता जो है कांग्रेस में साफ कर दिया है। यानी आप ये देखिए कि इस बात पे चर्चा आज से ही होना आरंभ हो जाएगी। और प्रियंका गांधी का जो खेमा है, मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आप ये प्रेडिक्शन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि कल से ही आपको कांग्रेस के अंदर सिर फुटव्वल के संकेत मिलने लगेंगे, और यह सिर फुटव्वल जो है वो 4 जून आते आते चरम पर पहुंचेगी। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने अनधिकृत कब्जा कर रखा है कांग्रेस पर। उनके पास किसी भी प्रकार का आधिकारिक पद नहीं है, उनके पास किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पोजीशन नहीं है। CWC में एक पोजीशन है और CWC में उनके जो चमचे भरे हुए हैं वो
उनके बिहाफ पे पार्टी को कैप्चर करने का काम करते हैं। याद करिए सीताराम केसरी को कि किस तरह से अध्यक्ष होने के उपरांत भी क्योंकि पार्टी में सोनिया के समर्थकों का कैप्चर हो गया था, तो उन्होंने एक CWC मीटिंग आहूत करके एक लाइन के प्रस्ताव से सीताराम केसरी को हटा के बाथरूम में बंद कर दिया था। उन्हीं OBC के बारे में जिनके लिए हमारे राहुल गांधी प्रातः स्मरणीय OBC के लिए जाति जनगणना करवाने पर तुले हुए हैं। भाई जाति जनगणना का मतलब ये है कि देखिए, जहाँ तक धर्म आधारित जनगणना का प्रश्न है पहले ही होती है, तो मुस्लिम कितने हैं सबको पता है। जहाँ तक SCs और STs का प्रश्न है उनकी जनगणना सेंसस में पहले से ही होती है, इसलिए उनकी संख्या सबको पता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये जातीय जनगणना करवा तो OBC के लिए रहे हो ना राहुल गांधी, लेकिन OBCs के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरा ये है कि भाई जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो राजदीप के इस कारनामे से ध्वस्तीभूत प्राय हो गया है। और आप ये भी देखेंगे कि लोग अब अपनी पोजीशन लेने लगेंगे। जैसे कि आशुतोष को आपने देखा होगा कि अपनी सत्य हिंदी में जैसे जैसे परिणाम का दिन निकट आता है वो अपनी पोजीशन जो है वो मंकी बैलेंसिंग में ले आता है, वो स्पष्ट बात करना बंद कर देता है। वही व्यक्ति जो लगातार किले के ऊपर से चिल्ला रहा था कि इंडी अलायंस जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो आप देखेंगे कि स्वयं बात करना बंद कर देगा। जैसे कि उसने अभी योगेंद्र यादव का इंटरव्यू नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया। इसी तरह से अजीत अंजुम जो है वो तो वैसे भी एक परेशान किस्म के व्यक्ति हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े बेशर्म भी है, इसलिए कोई उन्हें अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे शर्मा बंधुओं का क्या होगा, अभिसार दीपक संजय, जिनको कि सोरोस के इकोसिस्टम द्वारा पनपाया गया था, ध्रुव राठी जो भी सोरोस के इकोसिस्टम के प्रोडक्ट हैं, इनका क्या होगा आगे चल के। इनका जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि सदा के लिए एज अ यूट्यूबर काल कवलित हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।